नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलेंगे। ये सफर है समय में पीछे जाने का, भारत के उस प्राचीन प्रहरी को समझने का जो करोड़ों सालों से चुपचाप खड़ा है। हम बात कर रहे हैं अरावली की। जी। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह की विजुअल कहानी बताते हैं, ये महसूस करने के लिए कि कैसे एक पर्वत श्रृंखला सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है। बिल्कुल। तो आज हम इन स्लाइड्स को एक एक करके देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑनलाइन क्लास में होता है। हम हर पहलू को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसका बनना, इसका फैलाव, इसका महत्व और इस पर मंडराता खतरा। तो चलिए इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली स्लाइड इस चर्चा का शीर्षक तय करती है, अरावली गाथा। हाँ, और टैगलाइन है, एक पर्वत, एक प्रहरी, एक जीवन रेखा। ये गाथा और महाकाव्य जैसे शब्द, ये सिर्फ अलंकार तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और हमारे भविष्य की भी है। प्रहरी यानी गार्ड और जीवन रेखा यानी लाइफलाइन, यही दो भूमिकाएं हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर आते हैं। अरावली है क्या? ये स्लाइड कहती है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जी। और ये बनी थी प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन, इसका मतलब कितना पुराना हुआ? इसका मतलब है पृथ्वी के शुरुआती दौर में, जब जीवन बस कह सकते हैं कि पनप ही रहा था। आज जो हिमालय हमें इतना जवान और ऊंचा दिखता है, हाँ। अरावली उससे करोड़ों अरबों साल पुरानी है। तो समय के साथ इस पर बहुत असर हुआ होगा। यहाँ एक शब्द है अवशिष्ट पर्वत। सही। इसका मतलब है बचा खुचा पर्वत। करोड़ों सालों की हवा, पानी, इस कटाव ने, जिसे हम अपरदन कहते हैं, इसे घिस दिया है। तो आज जो हम देखते हैं वो इसका एक छोटा रूप है। अच्छा, और इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से भी की जाती है? हाँ, क्योंकि भूवैज्ञानिक रूप से वो भी लगभग इतने ही पुराने हैं। और देखिए, स्लाइड में 3 प्रतीक हैं, परिस्थितिकी, जलवायु और जल। अरावली इन तीनों को आकार देती है। ये बहुत दिलचस्प है। अगली स्लाइड इसके निर्माण की प्रक्रिया पर है। यहाँ एक तस्वीर है जिसमें जमीन की परतें मुड़ती दिख रही हैं। यही है वलित पर्वत बनने की प्रक्रिया। आप सोचिए कि 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें टकरा रही हैं। जैसे कोई कागज दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। बिल्कुल। तो बीच की जमीन ऐसे ही मुड़कर ऊपर उठ जाती है और इसकी चट्टानी संरचना वो भी खास है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जी, इसमें क्वार्ट्जाइट, नीस और शिस्ट जैसी चट्टानें हैं और यही वजह है कि ये धात्विक खनिजों का एक खजाना है। और इसका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या महत्व है, ये बात मुझे बहुत आकर्षक लगी। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर है। और रायसीना हिल्स इसी श्रृंखला का सबसे उत्तरी छोर है। तो ये एक तरह से इसके राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। कमाल है। तो अब जरा इसके फैलाव की बात करते हैं। नक्शा दिखाता है कि ये गुजरात से दिल्ली तक फैली है। हाँ, इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। बिल्कुल। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 80%, वो राजस्थान में है, करीब 550 किलोमीटर। इसीलिए हम अरावली को हमेशा राजस्थान से जोड़कर देखते हैं। सही। और इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है और दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। अगली स्लाइड में 3 अलग अलग तरह के पहाड़ों की तस्वीरें हैं। ये क्या दिखाती हैं? ये अरावली के 3 अलग अलग स्वरूपों को दिखाती हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा। पहला, दक्षिणी अरावली। ये सबसे ऊंची, चौड़ी और कह सकते हैं कि सबसे ऊबड़ खाबड़ है। इसका मुख्य विस्तार सिरोही और उदयपुर में है। और दूसरा है मध्य अरावली, जो अजमेर के पास है। ये कम ऊंची और संकरी है, इसमें कई घाटियां हैं। और तीसरा उत्तरी अरावली, जो जयपुर अलवर की तरफ है। ये तो टूटी फूटी और बिखरी हुई दिख रही है। हाँ, ये डिसकंटिन्यूअस पहाड़ियों के रूप में है। तो अगली स्लाइड दक्षिणी अरावली पर है, जहां शिखर आसमान छूते हैं। बिल्कुल, यही अरावली का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इसमें भोराट का पठार और आबू पर्वत खंड जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। और सबसे ऊंची चोटियां भी यही हैं। जी हाँ, गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है, वो सिरोही में यही है। फिर सैर, देलवाड़ा, जरगा, ये सब दक्षिणी अरावली का ही हिस्सा हैं। अब मध्य और उत्तरी अरावली की बात करते हैं। यहाँ घाटियों और बिखरी पहाड़ियों का जिक्र है। हाँ, मध्य अरावली, जो अजमेर क्षेत्र में है, अपनी सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियों के लिए जानी जाती है, जैसे तारागढ़ और नाग पहाड़। नाग पहाड़, ये नाम सुना हुआ लगता है। यहीं से लूनी नदी निकलती है। और उत्तरी अरावली में, जैसा हमने कहा,
दूर दूर तक बिखरी हुई श्रृंखलाएं हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, सीकर में। अच्छा, अगली स्लाइड में एक सूची है, अरावली के सर्वोच्च शिखर, और एक यहाँ याद रखने का सूत्र भी दिया है, गुरु से दिल जरा अंकुर। हाँ, ये चोटियों के नाम क्रम से याद रखने की एक ट्रिक है। गुरु यानी गुरु शिखर, से मतलब शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, और इसी तरह आगे। और कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। जी, इसकी ऊंचाई और आध्यात्मिक महत्व के कारण ये एक बहुत शांत और पवित्र जगह मानी जाती है। तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। स्लाइड 9, अरावली का महत्व, उत्तर भारत की जीवन रेखा। और इसके 3 मुख्य बिंदु हैं: जल विभाजक, जलवायु नियामक और खनिजों का अजायब घर। महान भारतीय जल विभाजक, ये क्या है? इसका मतलब है कि ये पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके पूर्व की नदियां जैसे बनास, वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और पश्चिम की नदियां जैसे लूनी, वो अरब सागर की तरफ जाती हैं। तो ये एक प्राकृतिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। कमाल है। और दूसरा, ये थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा योगदान है। ये रेगिस्तान और उपजाऊ मैदानों के बीच एक दीवार है। अगली स्लाइड इसी पर है, जलवायु पर प्रभाव। एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ हरियाली। ये तस्वीर अरावली के प्रभाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये थार के लिए एक प्राकृतिक बाधा है। ये उसे गंगा के मैदानों में फैलने से रोकती है। लेकिन एक बात और है, ये मानसूनी हवाओं के समानांतर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं को रोक नहीं पाती। वो हवाएं इसके सहारे सहारे आगे निकल जाती हैं। अच्छा, इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है, वो वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। बिल्कुल सही। और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये एक ग्रीन लंग की तरह काम करती है। मतलब प्रदूषण सोखती है और भूजल को रिचार्ज करती है। जी, इसके बिना दिल्ली का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं। अगली स्लाइड में खनन की एक बहुत डरावनी तस्वीर है। और यही इसका सबसे बड़ा संकट है, अवैध खनन। जिसे खनन माफिया चलाता है वो इन पहाड़ियों को नष्ट कर रहा है। और वनों की कटाई भी शहरीकरण और कृषि विस्तार के लिए। हाँ, और दिल्ली गुरुग्राम जैसे इलाकों में अतिक्रमण, इस वजह से इसका ग्रीन बफर क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। अगली स्लाइड में पहले और बाद में की एक तस्वीर है, कैसे एक हरी भरी पहाड़ी खनन के बाद बंजर हो गई। और आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां खनन के कारण पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। हाँ, पूरी तरह से गायब। ये तो यकीन करना भी मुश्किल है। मतलब हमने कुछ दशकों के मुनाफे के लिए धरती के अरबों साल के इतिहास को मिटा दिया। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ भूगोल पर नहीं पड़ रहा, जैव विविधता का भारी नुकसान हो रहा है। और मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा होगा, जैसे तेंदुए का बस्तियों में आना। हाँ, क्योंकि उनके घर छीन लिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्या उम्मीद की कोई किरण है? अगली स्लाइड संरक्षण के प्रयासों के बारे में है। हाँ, सबसे बड़ी उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक हस्तक्षेप से ही है। और ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है? ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसके तहत पर्वतमाला के किनारे एक हरित पट्टी, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। किस लिए? ताकि इसके पारिस्थितिक स्वरूप को फिर से स्थापित किया जा सके। पेड़ लगाकर, जमीन का कटाव रोककर। ये तो बहुत अच्छी पहल लगती है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं। तो अब हम अपनी चर्चा की आखिरी स्लाइड पर है। निष्कर्ष, ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, हमारा भविष्य है। हाँ, ये एक सारांश है। अरावली एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, जलवायु नियामक है, खनिजों का भंडार है, एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट और हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी। और जो नीचे अंतिम तर्क लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली का संरक्षण विकास में बाधा नहीं, बल्कि उत्तरी भारत के सतत विकास, जल सुरक्षा और जलवायु स्थिरता के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। वाह, बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि अरावली को बचाए बिना हम इस क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। सही कहा। हम विकास के नाम पर उस डाल को नहीं काट सकते जिस पर हम खुद बैठे हैं। तो हमने देखा कि अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जैसा कि अंतिम स्लाइड कहती है, अरावली का भविष्य ही उत्तर भारत का भविष्य है। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं
तो क्या हम प्रकृति के उस योगदान को सही तरह से मापते हैं जो हमें मुफ्त में मिलता है? और अरावली जैसी प्राचीन धरोहर को बचाने और विकास की जरूरतों के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इसे खोने का मतलब अपनी जीवन रेखा को ही काटना होगा?